म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सलाह तो हर जगह मिलती है, लेकिन ये फंड्स हम तक यानी एक आम निवेशक तक पहुंचते कैसे हैं? इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी कंपनियां हैं और वो पैसा कैसे कमाते हैं? मतलब पर्दे के पीछे का खेल क्या है? आज हम इसी इकोसिस्टम की कह सकते हैं चीरफाड़ करने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन परीक्षा की वर्कबुक का 6वां अध्याय है। ओके। इसका नाम है फंड डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो आज जो भी बात होगी वो इसी आधिकारिक स्रोत पर आधारित होगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक काल्पनिक निवेशक मान लीजिए सुनीता के नजरिए से समझते हैं। ठीक है। सुनीता ने अभी काम करना शुरू किया है और वो अपनी पहली बचत शायद 10,000 रुपए निवेश करना चाहती है। तो सबसे पहला सवाल, सुनीता किसके पास जाए? यहीं से डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका शुरू होती है ना? बिल्कुल। सोचिए, 2 दुनियाएं हैं। एक तरफ है फंड मैनेजर जो दिन रात बाजार, अर्थव्यवस्था और कंपनियों पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ है सुनीता जिसे अपने पैसे बढ़ाने हैं, लेकिन शायद उसके पास बाजार को समझने का वो समय या अनुभव नहीं है। सही बात है। डिस्ट्रीब्यूटर इन 2 दुनियाओं के बीच का पुल है। फंड मैनेजर का काम बाजार का विश्लेषण करना है और डिस्ट्रीब्यूटर का काम है सुनीता की जरूरतों, उसके लक्ष्यों और उसकी जोखिम लेने की क्षमता का विश्लेषण करना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक सेल्समैन नहीं है जो कोई भी प्रोडक्ट बेच दे, उसका काम पहले सुनीता को समझना है। सही पकड़े। एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर का काम फंड बेचने से शुरू नहीं होता, बल्कि एक सही एसेट एलोकेशन योजना बनाने से होता है। एसेट एलोकेशन यानी सुनीता के लक्ष्यों और उसकी उम्र को देखते हुए ये तय करना कि उसके 10,000 रुपए में से कितना हिस्सा इक्विटी में जाना चाहिए, जो ज्यादा जोखिम वाला लेकिन ज्यादा रिटर्न देने वाला हो सकता है। बिल्कुल। और कितना डेट फंड्स में, जो सुरक्षित होता है। एक बार ये योजना बन जाए, फिर वो उस योजना में फिट होने वाली सही स्कीम्स को चुनते हैं। ठीक है, तो अब सुनीता को मदद लेने के लिए निकलना है। उसके पास क्या क्या विकल्प है? ये डिस्ट्रीब्यूटर्स दिखते कैसे हैं, मिलते कहाँ हैं? सुनीता के सामने कई रास्ते हैं। पहला, वो किसी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकती है। ये अक्सर अनुभवी पेशेवर होते हैं जो अकेले काम करते हैं। अच्छा, जैसे कोई जानने वाला हो या उनके इलाके में कोई छोटा सा ऑफिस हो। हाँ, बिल्कुल। और अगर उसे किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना हो तो फिर वो नॉन इंडिविजुअल संस्थाओं की तरफ देख सकती है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे जाना पहचाना नाम है बैंक। हाँ, ये तो है। आज लगभग हर बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या विदेशी, म्यूचुअल फंड्स बेचता है। मल्टीनेशनल बैंकों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अब तो ये हर जगह है। पर बैंकों में भी तो अलग अलग लेवल होते हैं। क्या सुनीता को वही सर्विस मिलेगी जो किसी करोड़पति को मिलती है? नहीं, और यहीं पर वेल्थ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। आम ग्राहकों के लिए रिटेल बैंकिंग होती है, थोड़े ज्यादा अमीर लोगों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट डेस्क होता है और बहुत अमीर लोगों के लिए प्राइवेट बैंकिंग। हर स्तर पर जरूरतें अलग होती हैं और सेवाएं भी उसी हिसाब से दी जाती हैं। बैंकों के अलावा और कौन है? फिर आती हैं वो कंपनियां जिनका मुख्य काम ही यही है, नेशनल और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनके पास सलाहकारों की एक बड़ी टीम होती है। ओके। इनके साथ साथ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां और NBFCs भी इस काम में लगी हैं। लेकिन आज के जमाने में सुनीता के लिए सबसे आसान रास्ता शायद कुछ और है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, है ना? ग्रो, कुबेरा, पेटीएम मनी जैसे एप्स। बिल्कुल, ये नए जमाने के खिलाड़ी हैं। सुनीता को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो बस अपने फोन पर एक ऐप डाउनलोड करके KYC पूरा कर सकती है और निवेश शुरू कर सकती है। मतलब कोई फिजिकल ऑफिस या कागजात का झंझट नहीं? बिल्कुल नहीं। इन्होंने पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो सुनीता ने तय कर लिया कि उससे किससे मदद लेनी है। अब बात आती है कैसे की। मुझे याद है पहले तो फॉर्म्स का एक मोटा बंडल भरना पड़ता था। अब क्या होता है? वो जमाना अब लगभग चला गया है। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के चेहरे ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके को भी पूरी तरह बदल दिया है। अच्छा? हमारे स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प मॉडर्न तरीकों का जिक्र है। पहला है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। SEBI ने स्टॉक एक्सचेंजों को, जहां हम शेयर खरीदते बेचते हैं, हाँ, वहीं से म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदने बेचने की भी अनुमति दे दी है। एक मिनट, इसका मतलब मैं अपने ब्रोकर के जरिए जैसे शेयर खरीदती हूँ वैसे म्यूचुअल फंड भी खरीद सकती हूँ। इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है पहुंच। स्टॉक एक्सचेंज का नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैला हुआ है। इससे छोटे शहरों में बैठे निवेशकों के लिए भी निवेश करना बहुत आसान हो गया है। वाह! और मैंने MFU यानी MF यूटिलिटीज के बारे में भी सुना है। ये क्या भला है? सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। सुनने में टेक्निकल है, पर काम बहुत सरल करता है।
सोचिए, पहले अगर सुनीता 5 अलग-अलग फंड हाउस में निवेश करती तो उसके 5 अलग-अलग अकाउंट या फोलियो होते थे। मतलब उसकी फाइल कैबिनेट में 5 अलग-अलग फोल्डर्स होते थे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। एमएफयू ने आकर उन सभी फोल्डर्स को एक डिजिटल मास्टर फोल्डर में बदल दिया है। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो सुनीता, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, सभी फंड हाउस, बैंक सबको एक जगह जोड़ता है। इसमें सुनीता को एक कॉमन अकाउंट नंबर यानी कैन मिलता है। कैन? हाँ, कॉमन अकाउंट नंबर। ये कैन उसके सभी निवेशों को एक ही जगह मैप कर देता है। अब उसे 5 अलग-अलग अकाउंट मैनेज करने की जरूरत नहीं। कमाल है। मतलब एक ही जगह से वो अपने सारे निवेश देख सकती है और शायद नए निवेश भी कर सकती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो एक ही पेमेंट से 5 अलग-अलग स्कीम्स में भी पैसा लगा सकती है। अच्छा। इसने प्रक्रिया को क्रांतिकारी रूप से सरल बना दिया है। और जाहिर है, अब हर एएमसी और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी मोबाइल ऐप्स हैं। लेकिन एक और रास्ता है जहां सुनीता को शायद किसी की जरूरत ही ना पड़े। डायरेक्ट प्लान। सही। अगर सुनीता को लगता है कि वो खुद रिसर्च कर सकती है और उसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह की जरूरत नहीं, तो वो सीधे फंड हाउस यानी एएमसी की वेबसाइट, ऐप या आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए भी निवेश कर सकती है। अच्छा। इसे डायरेक्ट प्लान कहते हैं। चूंकि इसमें कोई भी चौलिया यानी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, तो उसका कमीशन बच जाता है, जिससे फंड का खर्चा कम होता है और लंबी अवधि में थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर सुनीता की मदद कर रहा है, वो ये काम समाज सेवा के लिए तो नहीं कर रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पैसे कैसे मिलते हैं? और क्या उसकी कमाई का तरीका उसकी सलाह को प्रभावित कर सकता है? ये सबसे जरूरी सवाल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि कोई भी मुंह उठाकर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। अच्छा। उसे NISM की परीक्षा पास करनी होती है। फिर AMFI से एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, जिसे ARN कहते हैं। अगर वो किसी कंपनी का कर्मचारी है तो उसे एक EUIN यानी एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ठीक है, तो वो सर्टिफाइड है। अब कमाई पर आते हैं। कमाई का मॉडल पूरी तरह से कमीशन पर आधारित है, जो उसे AMC यानी फंड हाउस से मिलता है। लेकिन यहाँ सेबी ने एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव किया है। क्या बदलाव? पहले अपफ्रंट कमीशन होता था। मतलब जैसे ही सुनीता ने 10,000 रुपए लगाए, डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत उसका एक हिस्सा कमीशन के तौर पर मिल जाता था। इससे तो गलत बिक्री को बढ़ावा मिलता होगा। बस नया पैसा लाओ, कमीशन कमाओ और फिर निवेशक को भूल जाओ। बिल्कुल। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सेबी ने अपफ्रंट कमीशन बंद कर दिया। अब सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलता है। ये ट्रेल कमीशन क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सोचिए, ये एक तरह की सैलरी है जो डिस्ट्रीब्यूटर को तब तक मिलती रहती है जब तक सुनीता का पैसा उस फंड में निवेशित रहता है। अच्छा। ये सुनीता के कुल निवेश की वैल्यू का एक बहुत छोटा सा प्रतिशत होता है, जिसकी गणना रोज होती है और भुगतान हर महीने या तिमाही में किया जाता है। अरे, यहाँ तो एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर बाजार अच्छा करता है और सुनीता का 10,000 रुपए बढ़कर 12,000 हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी उसी 12,000 पर मिलेगा? हाँ। मतलब जैसे जैसे निवेशक का पैसा बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई भी बढ़ेगी। यही इस मॉडल की खूबसूरती है। ये सिर्फ एक पेमेंट का तरीका नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नए ग्राहक लाना होता था। अब उसकी कमाई सीधे तौर पर निवेशक के पैसे के बढ़ने से जुड़ी है। तो वो सिर्फ सेलर नहीं, बल्कि सुनीता की निवेश यात्रा में एक लंबे समय का पार्टनर बन जाता है। बिल्कुल। दोनों के हित एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी है? क्या अब डिस्ट्रीब्यूटर सुनीता जैसे छोटे निवेशकों में कम रुचि लेते हैं क्योंकि उनसे मिलने वाला कमीशन शुरू में बहुत कम होता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। शुरुआत में कमीशन वाकई बहुत कम होता है, लेकिन ये मॉडल लंबी अवधि के रिश्तों को बढ़ावा देता है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जानता है कि अगर वो आज सुनीता की मदद करेगा तो भविष्य में सुनीता का निवेश बढ़ेगा और शायद वो अपने दोस्तों और परिवार को भी उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजेगी। ठीक है, तो पैसों का मामला पारदर्शी रखने के लिए क्या नियम है, ताकि सुनीता जैसे निवेशकों को पता रहे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पारदर्शिता के लिए कई नियम हैं। पहला, AMCs को अपनी वेबसाइट पर यह बताना होता है कि उन्होंने अपने टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुल कितना कमीशन दिया है। ओके। यही सारी जानकारी एमफाई की वेबसाइट पर भी एक जगह मिल जाती है। इससे कोई भी देख सकता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर किस फंड हाउस से कितना कमा रहा है। और क्या फंड हाउस की भी कोई जिम्मेदारी होती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर? हाँ,
एएमसीज को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ड्यू डिलिजेंस यानी जांच पड़ताल करनी होती है, ये देखने के लिए कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो हर निवेशक को समझना चाहिए। कौन सा अंतर? डिस्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बीच का अंतर। ये सुनने में एक जैसा लगता है, पर है नहीं। रुकिए, ये तो बहुत भ्रामक है। जो व्यक्ति मुझे फंड बेच रहा है और सलाह दे रहा है, मैं तो उसे अपना एडवाइजर ही समझूंगी। इसमें क्या फर्क है? और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। एक डिस्ट्रीब्यूटर की कानूनी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि वो आपको जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए उपयुक्त यानी अप्रोप्रिएट हो। वो कमीशन पर काम करता है। जबकि एक सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी आरआईए की कानूनी जिम्मेदारी फिड्यूशरी होती है। फिड्यूशरी मतलब उसे हर हाल में निवेशक के हित को सबसे ऊपर रखना होता है। वो निवेशक से फीस लेता है, कमीशन नहीं। अच्छा, तो अगर कल को सुनीता को लगता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या वो उसे बदल सकती है? हाँ, वो बदल सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब नियम है। अगर सुनीता अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदलती है तो उसके मौजूदा निवेश पर नए या पुराने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आगे कोई ट्रेल कमीशन नहीं मिलेगा। एक मिनट, ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं हूं तो मैं एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के लिए एक तरह से फंस गई हूं। हाँ, क्योंकि कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पुराने निवेश को मुफ्त में क्यों सर्विस देगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये सिस्टम का एक विवादित पहलू है। इसके पीछे का तर्क ये था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे के क्लाइंट को लालच देकर अपनी तरफ ना खींचे। हाँ, लेकिन इसका साइड इफेक्ट तो निवेशक को ही झेलना पड़ रहा है। हाँ, इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि निवेशक कई बार खराब सर्विस के बावजूद फंसा हुआ महसूस कर सकता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने सुनीता की यात्रा को देखा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रकार, उनके काम करने की तरीके, कमाई और नियमों को समझा। सार क्या है? सार ये है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया, जो बाहर से बहुत सरल दिखती है, अंदर से एक बहुत ही व्यवस्थित और नियमों में बंधा हुआ इकोसिस्टम है। टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बनाया है और नियमों ने, खासकर ट्रेल कमीशन मॉडल ने, डिस्ट्रीब्यूटर के मुनाफे को निवेशक के सफलता के साथ जोड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल के आधार पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसका ध्यान उपयुक्तता पर है और एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिसकी कानूनी जिम्मेदारी ज्यादा सख्त है, के बीच एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। हाँ। तो एक निवेशक को, चाहे वो सुनीता हो या कोई और, ये कैसे तय करना चाहिए कि उसे असल में किस तरह की पेशेवर मदद की जरूरत है? क्या सिर्फ सही फंड चुनने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह काफी है, या फिर रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक समर्पित फीस लेने वाले एडवाइजर के पास ही जाना सही विकल्प है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने से पहले जरूर सोचना चाहिए।